नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने चांदी में कल की भारी गिरावट के बाद आज छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। डॉलर में मजबूती और अमेरिका में दूसरे राहत पैकेज को लेकर अनिश्चितता से कल सोना इंट्राडे में करीब 3% और चांदी में 10% की गिरावट देखने को मिली थी। रिकॉर्ड स्तरों से देखें तो सोना करीब 10% तो चांदी 22% नीचे है। जो लोग सोने चांदी की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उनके लिए हाल की गिरावट क्या खरीदारी का अच्छा मौका है, ये करेक्शन और गहरा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे, बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, मेटल फोकस के चिराग सेठ हैं, आशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के वैभव सर्राफ हैं, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं। और अभी अगर आप गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस देखेंगे तो फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बासा ट्रेड कर रहे हैं। लो से थोड़ा रिकवर जरूर हुए हैं, लेकिन हाँ, अपने रिकॉर्ड लेवल से डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। चिराग, सबसे पहले एक आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। अब व्यू क्या है इन लेवल्स पर? यहां से आगे के लिए ट्रिगर्स आप क्या देख रहे हैं सोने के लिए? क्या ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है? क्या अभी तमाम ट्रिगर्स को देखते हुए क्या संकेत बन रहे हैं, क्या व्यूज हैं? देखिए दीपाली, व्यू तो अभी भी बुलिश है, पर जैसे हमारी पिछली बार भी बात हुई थी कि ये मार्केट एक वाइड कंसोलिडेशन रेंज है, जहाँ पे जो रेंज है अराउंड 150 से $250 के बीच का रेंज रहेगा मार्केट में। और ये जो हम देख रहे हैं ये यही चीज का एक संकेत है। दूसरी बात ये भी समझना जरूरी कि कल जो फॉल आया है वो एक ग्लोबल सेल ऑफ है, जिसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स रहे। एक जो बैंक है, उनके 2 ट्रिलियन के जो सस्पेशन ट्रांजैक्शन है उसको लेके मार्केट में थोड़ा बहुत फियर आया हुआ है। सेकंड, अगर हम देखें तो पिछले 15-20 दिनों में यूरोप में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो सेकेंड वेव ऑफ लॉकडाउन आ सकते हैं, ये सारी फियर्स है। तो इन चीजों की वजह से थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपने पोजीशन हल्की की हुई है। हालांकि अगर हम इस चीज को देखें तो इसका गोल्ड पे ओवर द लॉन्ग टर्म एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेकेंड वेव ऑफ लॉकडाउन आ जाता है तो उसका इकोनॉमी पे जो रिकवरी इकोनॉमी में आ रही है वो जरूर एक हद तक हॉल्ट हो जाएगी और फिर इकोनॉमिक वापस स्ट्रेच बन जाएगा। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गोल्ड में ऑब्वियसली स्टांस अभी भी बुलिश है, पर इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी और ऐसे ही बड़े बड़े मूव्स हमें अगले 2-3 महीनों तक देखने को मिलेंगे, जब तक यूएस इलेक्शन नहीं आ जाते और कुछ और क्लैरिटी नहीं आ जाती कोविड को लेकर। जी हाँ, एब्सोल्युटली। सोना चांदी काफी हद तक एक कोलैटरल डैमेज की तरह हमने यहाँ पर गिरते हुए देखे, क्योंकि सेल ऑफ यहाँ पर इक्विटीज में देखने को मिला, हाई यील्डिंग करेंसीज में था और हमने मुनाफा वसूली इस वजह से सोने चांदी में देखी। किशोर, आप कैसे देखते हैं अब यहाँ पर भावों को इस हफ्ते के लिए, स्पेशली जब फेड के जो मेन ऑफिशियल्स हैं, जेरोमी पॉवेल की भी टेस्टिमनी कांग्रेस के सामने इस हफ्ते में है, यहाँ से क्या कुछ क्यूज आ सकते हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक यहाँ पे जैसा चिराग ने बताया कि ऑल एंटिसिपेटिंग कि 1-2 महीने का कंसोलिडेशन चल सकता है, बट अगेन इवेंट्स आर टर्निंग वेरी फास्ट। अगर यूके, जर्मनी में भी सम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज अगर सेकेंड लॉकडाउन में चले जाते हैं देन इट विल फर्दर स्पूक द मार्केट्स, नंबर 1। नंबर 2, फेड और यूएस के सारे फेडरल रिजर्व का जो भी ऑफिशियल्स एंड गवर्नर्स है, उन लोग कंटिन्यूसली ये सिग्नल्स मार्केट्स को देने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम 2023 तक ब्याज दरों में कोई बढ़त नहीं रहेगा, क्लोज टू 0 इंटरेस्ट रेट्स मेंटेन होएगा। और जो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ भी जाता है तो भी आपको रेट्स में मूव नहीं होगा। सो द इंटेंशन इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो अंडरलाइंग ट्रेंड अभी भी तेजी रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर 50,000 के आसपास का लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है, इंट्राडे में थोड़ा बहुत आपको बिकवाली का मौका मिल जाएगा, बट अगेन इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एनीथिंग बिटवीन 48,500 to 50,000 के बीच में जो है वो काफी अच्छा एंट्री लेवल्स मिल सकता है। जिन लोगों ने पहले मिस किया है उन लोगों के लिए एक और मौका मिल सकता है। जी, तो जिन्होंने मिस किया है उनके लिए एक अच्छा मौका है खरीदारी का। वैभव सर्राफ भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि अब जो प्राइसेस में डिप आया है, क्या ये फेस्टिव डिमांड को पुश अप करेगा या फिर नहीं? वैभव, क्या व्यू आपका रहेगा? क्या इंडिकेशंस अब तक जो भी कंज्यूमर इंटरैक्शन हुई है उससे मिल रही है? प्राइसेस 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो जो फेस्टिव डिमांड पर बेट कर रहे थे उसको एक पुश मिलेगा? गुड मॉर्निंग। जैसे कि प्रतिपक्ष खत्म होने के बाद से हमने अपने सारे स्टोर्स में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखा था। मूवमेंट को अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं
तो देवर एट पार टू प्री कोविड लास्ट ईयर ऑन ईयर लेवल्स। पर जो ये सोने में एकदम से एक बार भाव में डिप आया है, उससे हमें लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए एक बार बाइंग थोड़ी सी रुक सकती है। कस्टमर्स अब वेट करेंगे, मे बी वेटिंग फॉर फर्दर करेक्शन। अगर ये प्राइसेस लगभग यही मेंटेन होते हैं तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि हम लोग अपने लास्ट ईयर के सेल्स टारगेट्स को आसानी से मीट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वैभव, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सोना भारतीय बाजारों में ये 5वें हफ्ते डिस्काउंट पे बिक रहा है, उसको आप कैसे टैकल करेंगे? जो डिमांड है कस्टमर की, रिटेल डिमांड पे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपनी फेस्टिव बाइंग और आगे आने वाले शादी के सीजन की बाइंग करनी है। वो अगर ये प्राइस उनके पॉकेट रेंज में आता है तो उनको वो सोना डिस्काउंट पे बिक रहा है कि प्रीमियम पे बिक रहा है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू बाय गोल्ड राइट नाउ, अगर उनके यहाँ तुरंत डिमांड है तो यहाँ पर मुनाफा वसूली भी अच्छी खासी देखने को मिली है। जैसे पहले बात हो रही थी कि 10% की गिरावट सोने में ऑल टाइम हाई से है। सुनील, आप चांदी को कैसे देखते हैं? क्योंकि 78,000 का ऑल टाइम हाई भारतीय बाजारों में बनाने के बाद 61,000 के आसपास फिलहाल कारोबार है। कल जब हम शो कर रहे थे तो उस समय भाव यहाँ पर 67-68,000 के थे, तो क्लियरली वॉलेटिलिटी भावों में बहुत ज्यादा है। लेकिन चांदी में अब क्या रुझान दिखता है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि चांदी में जैसे गिरावट हमने देखा, कल तकरीबन 6,000-6,500 पॉइंट का गिरावट हमने देखा है कि दिन में सारे डॉलर टर्म में सपोर्ट लेवल्स जो हैं टूट गए हैं। अभी करंटली $24.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये भी क्रूशियल सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि ये टेक्निकल फ्रंट पे अगर देखते हैं तो गोल्ड और सिल्वर एक प्रॉफिट बुकिंग टेरिटरी में आ गए हैं, जहां पे थोड़ा और मुनाफा वसूली जो है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ओआई में हमको गिरावट देखने को मिल सकती है लॉन्ग जो खेल रहे थे उनमें। तो मुझे लगता है कि चांदी में और थोड़ी गिरावट जो है शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इवन हमने बेस मेटल फ्रंट पे भी देखा कि कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम में भी गिरावट देखी। और जो यूरोप फ्रंट पे या तो इवन यूके फ्रंट पे अगर एक पैचेस में लॉकडाउन फिर से इंप्लीमेंट हो जाता है तो इंडस्ट्रियल मेटल पे भी प्रेशर पड़ेगा, उसका जो है असर हमको चांदी पे भी देखने को मिल सकता है। इवन गोल्ड को भी फॉलो कर रहा है, तो गोल्ड भी तकरीबन 1200 पॉइंट कल टूटा था, तो उसका असर हमें सिल्वर में देखने को मिला। अगर गोइंग फॉरवर्ड किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है 2-4 दिन के लिए तो मैं सेल ही रेकमेंड करूंगा। मुझे लगता है कि ये भाव जो है तकरीबन 59,000 या 59,200 के लेवल तक देखने को मिल सकता है पर केजी। अभी 61,400 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है 61,900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके पहला टारगेट 60,000 का और दूसरा टारगेट 59,200 तक का देके चल सकते हैं। जी, चिराग, आपका व्यू क्या रहेगा सिल्वर पर? एक एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि सेकंड हाफ में इंडस्ट्रियल डिमांड इंप्रूव होगी तो जो कि फर्दर प्राइसेस को सपोर्ट करेगी, लेकिन मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए तो इस पर भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। सिल्वर पर क्या आउटलुक रहेगा? देखिए, सिल्वर तो एक चीज है कि सिल्वर में बीटा और वॉलेटिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है, तो जो भी मूव गोल्ड में आएगा उसका एक एक्सेंचुएटेड मूव हमेशा सिल्वर में देखा जाएगा। हमारा मानना है कि शायद यहाँ से थोड़ा और करेक्शन सिल्वर में सुना और शायद 5 से 10% की फॉल यहाँ पे दिखाई दे सकती है, बट ओवरऑल सिल्वर में मार्केट बुलिश है। क्योंकि सिल्वर एक चीज समझना ये भी जरूरी है कि डिमांड एंड सप्लाई से नहीं चलती है। अगर आप वैसे सिल्वर में देखें तो पिछले कई साल से सिल्वर में सरप्लस है, सिल्वर चलती है। और अगर डिपेंडिंग अगर बेस ये चीज है कि कॉपर, अगर आप देखें तो बेस मेटल्स को में से सिल्वर क्यूज ले रही थी, पर पिछले कई महीनों से सिल्वर ने गोल्ड से अपने क्यूज लेने की शुरुआत की थी। तो अगर गोल्ड में रिकवरी आती है तो इसका जरूर फायदा सिल्वर में होगा। हमारा मानना है नीचे में सिल्वर में डिप्स में जरूर। चलिए, नियर टर्म में तो यहाँ पर कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोना 48,000 भी छू सकता है और चांदी में भी करीबन 58-59,000 के लेवल्स एक बार यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म के लिए अभी भी ये यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे जुड़ेंगे और बात अब यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल रात अच्छी खासी मुनाफा वसूली थी। 4% तक की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी। 3 से 4% की मुनाफा वसूली यहाँ पर हीटिंग ऑयल और गैसोलीन के भावों में भी थी। किशोर, एनर्जी पैक को हम कैसे देखते हैं और अब यहां से क्या क्यूज? आई थिंक एनर्जी में एक्चुअली क्या है कि स्प्रेड्स काफी बड़ा वोलेटाइल रहा आजकल। इसमें अगर देखें तो मेरे हिसाब से
इधर नेचुरल गैस का इन्वेंट्रीज काफी हाई है, तो इसमें गिरावट का चांसेस ज्यादा है। और एट द सेम टाइम अगर आप क्रूड का भी प्राइसेस देखें तो क्रूड में लीबिया का जो प्रोडक्शन वापस आने वाला है, और ओवरऑल ऑलरेडी मार्केट स्लाइटली सप्लाइड है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों में वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। और हालांकि क्रूड में अक्टूबर वाइदा 2930 2940 के आसपास बिकवाली करके चल सकते हैं, 2830 के आसपास का आपका टारगेट्स के लिए। जी, इसके अलावा बेस मेटल्स को देखेंगे आज तो काफी मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बाजार ट्रेड हो रहे हैं। चीन में हालांकि जो डिमांड क्यूज है वो भी पॉजिटिव है, एलएमई में जो इन्वेंट्री कम हुई है उससे भी मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। किशोर, आप ही अपना आउटलुक दीजिए। आज तो हालांकि बढ़त के साथ ट्रेड होते हुए हम देख रहे हैं, निकल एल्यूमिनियम भले ही लाल निशान में है, लेकिन कॉपर आधा % की मजबूती दिखा रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? खरीद के चलने हैं बेस मेटल्स या फिर अवॉइड करने हैं, प्रॉफिट्स लेने हैं? क्या व्यू होगा इन लेवल्स पर? आई थिंक इसमें थोड़ा सा अलग अलग व्यू हो सकता है। इट्स नॉट एंटायरली पैक्ड का पूरा एक ही व्यू नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से कॉपर का अगर कल आया था, आईसीएसजी का डेटा आया था, तो ओवरऑल डेफिसिट करीब 2,35,000 टन के आसपास का डेफिसिट हो सकता है। जो अगर पिछले साल पिछले क्वार्टर अगर देखें 1,30,000 टन का सरप्लस है, अभी डेफिसिट में जा रहे हैं। तो मार्केट कॉपर जैसे मेटल में सेंटिमेंट जब भी पॉजिटिव हो जाएगा, कल एक्चुअली पूरा इक्विटी मार्केट से लेकर जो स्पिल ओवर इफेक्ट आया था वो सारे कमोडिटीज में देखने के लिए मिला था। आज थोड़ा सा पुल बैक है। मेरे हिसाब से कॉपर में एक बार बाई साइड पे खरीदारी कर सकते हैं 523 के आसपास, 520 का स्टॉप लॉस और 529 का टारगेट। जहां बाकी मेटल्स का सवाल है तो आई थिंक जिंक मुझे थोड़ा सा वीक लगता है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जिंक 195 के आसपास एक बार बिक्वारी करके चल सकता है 196 हाफ का टारगेट के लिए, 196 हाफ का स्टॉप लॉस के साथ, और 191 हाफ का आसपास का टारगेट्स के लिए प्राइसेस को। और जैसे इसने भी कहा, किशोर ने भी कहा कि यहाँ पर मिक्स क्यूज हैं, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज कहीं कहीं पे दिख रही हैं। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मनीषा जी, मुझे लगता है कि कॉपर में जैसे किशोर जी ने बताया, मुझे लगता है कि 524 या 523 के रेंज में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ सकती है। जैसे इक्विटी का स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिला, ओवरऑल बेस मेटल पैक पे हमने कल देखा, इवन प्रेशियस मेटल पैक पे हमने प्रेशर देखा। इवन मार्जिन कॉल्स के चलते हुए भी मुझे लगा कि थोड़े बहुत पोजीशंस जो हैं मुनाफा वसूली में नीचे आ गए, क्योंकि ऑलमोस्ट मल्टी ईयर हाई पे कॉपर के प्राइसेस ट्रेड हो रहे थे बस हफ्ते भर पहले। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो डिमांड सिनारियो अच्छा है, बट जो अभी न्यू क्यूज जो पैंडेमिक फ्रंट पे न्यू केसेस जो देखने को मिल रहे हैं, जहां पे मे बी फेज्ड मैनर में सेकेंड लॉकडाउन के बारे में भी बातें चल रही हैं फेजेस में, तो उसका थोड़ा असर जो है ओवरऑल फ्यूचर जो प्रिडिक्शन थे ग्रोथ को लेके वो थोड़े इनडिसाइडेड लगते हैं। तो उस फ्रंट पे थोड़ा बहुत प्रेशर हमको देखने को मिला था। अदरवाइज चाइना डेटा फ्रंट पे मुझे लगता है कि लास्ट मंथ का 5.6% चाइनीज इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज होते हुए देखा है हमने, और इवन चाइना फ्रंट पे डिमांड कॉपर का अभी भी गिरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको एज ए बाय ऑन डिप के तौर पे यूज करना चाहिए। 524 523 के रेंज में बाई करें, 521 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है कि फिर से 535 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है कॉपर में। जी, चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए कमोडिटी पर। कृषि सुधार बिल्स पर अभी भी घमासान जारी है, लेकिन इस बीच सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया है। कैबिनेट ने रबी फसलों की एमएसपी में 2.5 से 6% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपए तो चना का 225 रुपए से बढ़ाया गया है। वहीं सरसों की एमएसपी में करीबन 5% की बढ़त की गई है। एमएसपी में बढ़ोतरी के किसानों के बाजार का जरिया कैसा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के सीईओ अशोक दलवाई जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इवन सरकार ने 1 महीना पहले यहां पर रबी की एमएसपी में अनाउंसमेंट की है, यह भी दावा किया है कि प्रोक्योरमेंट आगे जारी रहेगी, लेकिन किसानों से जिस तरह का फीडबैक आया है वो ये कि जो एमएसपी है वो बहुत कम है। अगर हम 2-2.5% का एमएसपी बढ़त गेहूं में देखते हैं तो किसानों का कहना है कि जो उसमें इनपुट कॉस्ट है, जो डीजल इस्तेमाल होता है गेहूं की बुआई में, वो ही शायद पिछले 1 साल में काफी बढ़ गया है। तो जो एमएसपी हाइक है वो जो क्वांटम है उसको लेकर किसान बहुत खुश नहीं है।
धन्यवाद। अब ये तो जो एमएसपी अनाउंस घोषित होता है जी एक आधार आंकड़े के आधार पर होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वो एक सर्वे करते हैं और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रैक्टिकली किसान के स्तर पर ही डेटा कलेक्शन करके वेटेड एवरेज लेकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पर क्विंटल प्रति कैलकुलेट करते हैं। तो उसके आधार पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर जैसे 2018-19 में यूनियन बजट में कहा गया था कि मिनिमम 50% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा, उसी आधार पर एमएसपी इस रबी सीजन के लिए भी घोषित किया गया है। तो ये ठीक नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जब आप नेशनल एवरेज लेंगे तो नेचुरली क्या होता है, कुछ स्टेट में जहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा है वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा कम लगता है, और जिस स्टेट में थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम होगा वहां तो किसान को थोड़ा कम लगता है। तो हमको मोटे तौर पर नेशनल एवरेज को कंसिडर करके ही करना पड़ता है। अगर कोई स्टेट अपने स्टेट के प्रोडक्टिविटी को आधार करके कुछ एडिशनल देना चाहते हैं उसके लिए भी प्रावधान है जी। और केंद्र सरकार एमएसपी पॉलिसी जो है नेशनल वेटेड एवरेज को लेकर वो भी किसान के स्तर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हर तरीके के इनपुट को लेकर ये किया जाता है। अशोक जी, अशोक जी आपको लगता है कि इसमें इस बार कुछ शायद ज्यादा किया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से विरोध और आक्रोश यहाँ पर किसानों में है, फ्राइडे को यहाँ पर एक बंद की भी घोषणा की गई है, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर सरकार इसको 1 महीना पहले कर रही है तो शायद सीएसीपी की रिकमेंडेशन से ज्यादा भी देगी, जो क्लियरली किसानों को आता हुआ नजर नहीं आया। और दूसरी उनकी मांग ये थी कि खाली वर्बली बोला ना जाए, लीगली इसे बाइंडिंग किया जाए कि जो खरीदारी होगी वो एमएसपी पे होगी, ना सिर्फ सरकारी एजेंसीज की तरफ से लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। ये तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एमएसपी रेकमेंड किया गया था सीएसीपी से, उससे भी ज्यादा कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ये 6 कमोडिटी जो रबी का है, व्हीट हो, ग्राम हो या ऑयल सीड हो, हर कमोडिटी पर जितना सीएसीपी से रेकमेंड किया गया था उससे ज्यादा कैबिनेट ने दिया है। इसका मतलब यही है कि किसानों का जो आवश्यकता है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसको मानकर ही ज्यादा किया गया है। और जो हमारा आधार है कि मिनिमम 50% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देना चाहिए, अगर आप वो देखेंगे रिटर्न और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इन परसेंटेज व्हीट का 106% है, जबकि मिनिमम 50% देना था। रिटर्न और कॉस्ट है 106%। और क्योंकि सरकार अब पल्सेस और ऑयल सीड्स को और वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे ग्राम फॉर एग्जाम्पल उसका 78% कॉस्ट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। लेंटिल या मसूर का 78 है, ऑयल सीड का मसूर का रेसिड मस्टर्ड का तो बहुत इंपॉर्टेंट है 93% है। तो हर कमोडिटीज पर ज्यादा दिया गया है। उसके साथ जो प्रोक्योरमेंट का है, प्रोक्योरमेंट के लिए हमारा एक जो पीएम आशा ब्रॉड बेस्ड स्कीम है उसके तहत प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू किया जाएगा। आप अगर पिछले आंकड़े को देखेंगे, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014-15 से 2019-20 ये 6 साल के पीरियड में पल्सेस और ऑयल सीड का टोटली 138 लाख प्रोक्योर किया गया है और खर्च हुआ 66,239 करोड़। जबकि इसको आप पिछले 6 साल को अगर कंपेयर करेंगे, जैसे 2008-9 टू 2013-14, वहां उस समय में खाली 17 लाख मेट्रिक टन हुआ था प्रोक्योरमेंट, 7.17 लाख टन, और खर्च हुआ था 3,052 करोड़। तो अगर ये 6 साल का आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि इस 6 साल में पल्सेस और ऑयल सीड्स को बहुत प्रामुख्यता दिया गया है, और इस साल भी वो प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू होगा। तो इसके लिए हमारा प्राइस सपोर्ट स्कीम है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, बहुत सारे स्कीम्स हैं। और हमारा फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अशोक जी, नाफेड तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें शामिल कर
जी अशोक जी, बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी किल्लत है, लेकिन आपका पॉइंट वेल टेकन है कि सरकार की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट है, एमएसपी है, जो सब्सिडीज है, वो यहाँ पर जारी रहेंगी। तो इसका एक भरोसा या इसकी एक जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पर किसानों को यहाँ पर दिखानी होगी। लेकिन इसके साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, फ्यूचर्स एक्सप्रेस लेकर आएंगे लौट के।